निगम जी, ठीक है। कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और आज कैमरा मैं निकाल दिया था, दोबारा क्लास शुरू होने के बाद कैमरा लगाया हूँ, इस कारण से वीडियो मेरा नहीं आ रहा। बाकी आप लोग क्लास में कहीं दिक्कत इससे कारण से नहीं होगी। तो कल चर्चा हुई थी आधे घंटे लगभग, आप लोग काफी लोग जुड़े थे और कुछ बेसिक चीजें बताई गई थी। शुरुआत में मैरिज से ही शुरुआत किया जाता है, जिसका कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को उदाहरण के रूप में, यानी कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को लिखवाया जा चुका नोट्स के रूप में, जो फार्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं। आप अधिकतर लोग जो है एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं और आप लोगों को पता होगा कि जो है शुक्र जो है मैरिज का कारक होता है। और हमने आपको एक चीज और बताया था कि सप्तम स्थान पे जो डिग्री के आधार पे है ना, जो प्लेनेट सबसे कम डिग्री का होता है ना, 7 प्लेनेट मुख्य होते हैं। सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट आत्म कारक होता है और सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट दारा कारक होता है। तो जेमिनी पद्धति से वो लिया गया है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा ये, लेकिन उसको जब यूज किया गया तो उसका फायदा हमें देखने को मिला। जेमिनी ऋषि ने किस हिसाब से सोचा था कि जो सबसे कम 7वें स्थान पे आता है वो डिग्री के हिसाब से, तो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट होगा वो उसे विवाह का कारक उन्होंने माना है और पति पत्नी का कारक माना है, उसे उन्होंने दारा कारक नाम दिया हुआ है। सप्तम स्थान पे हमारा विवाह का भाव, पति पत्नी का भाव और प्रतिद्वंदी का भाव, शत्रु का भाव भी आता है। तो पति पत्नी एक दूसरे के शत्रु तो नहीं होते, लेकिन मौका पड़ने पर रोज कुछ न कुछ होती रहती है आपस में नोकझोंक। तो उसे शत्रु तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये ऐसा शत्रु जो जाना पहचाना है, जिसे हम जान पहचान करके भी जो है अपने पास रखते हैं। और व्यापार का भी भाव सप्तम भाव है। तो जब मैरिज को हम पढ़ेंगे तो सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी आएगा, जो भी प्लेनेट आएगा उस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, सप्तमेश पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है तो निश्चित रूप से वो मैरिज लाइफ को बिगाड़ देता है। और सप्तम में अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य का प्रकृति कैसा है, गर्म प्रकृति है। सूर्य वहां पर बैठ करके व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। जिसके भी सप्तम भाव में सूर्य बैठा है निश्चित रूप से उसके वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। सप्तम में गुरु बैठा है तो गुरु जो है विवाह का कारक नहीं है। वैदिक ज्योतिष के लोग कहते हैं कि गुरु विवाह का कारक होता है। अगर गुरु अशुभ हो गया तो विवाह में देरी होती है। लेकिन वो क्यों होता है, आप लोग वैदिक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता, क्यों बताया गया वो हमारे समझ में अभी तक नहीं आया। मंगल को पति का कारक क्यों बताया गया वो हमारी समझ में अभी तक नहीं आया। कभी कभी सूर्य और शुक्र, सूर्य को भी पति का कारक मान लिया जाता, वो भी मेरी समझ में नहीं आया। जो बेसिक आप लोगों को पढ़ाया गया वो ये है कि लग्न जिसकी भी कुंडली है वो स्वयं माना जाएगा, उससे सप्तम भाव पे जो भी प्लेनेट होगा, जो भी राशि, जो भी भाव होगा उसका स्वामी पति या पत्नी का कारक होगा। मान लीजिए मेष लग्न है तो सप्तम मेष जो है शुक्र होगा। अगर वृषभ लग्न है तो मंगल वही पत्नी या पति का कारक बन जाएगा, है ना, कि सप्तम का स्वामी ही पति पत्नी का कारक बनेगा। मंगल अगर खराब हो गया वृषभ लग्न में, मंगल अगर अष्टम में बैठ गया, मंगल अगर 12वें में बैठ गया तो फिर वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा वहां पे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र, ठीक है, वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र, वैवाहिक सुख का कारक शुक्र, विवाह का कारक शुक्र, सभी चीज का कारक शुक्र है ना, विवाह से रिलेटेड। और सप्तम भाव का स्वामी जो भी होगा एक्स वाई जेड, चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, जो कोई भी होगा वो विवाह का कारक बन जाएगा। और पति या पत्नी के का सुख हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सप्तमेश बताएगा। तो जब प्रश्न आता है कि किसी के लाइफ में या मेरी लाइफ में पति या पत्नी का सुख कितना मिलेगा, तो हम सप्तमेश देखेंगे।
सप्तम भाव भाव में बैठे हुए प्लेनेट को देखेंगे और शुक्र की स्थिति को देखेंगे। ठीक है। सप्तम भाव का संबंध अष्टम से बना, 12वें से बना, या दोनों से बन गया, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। एक्स वाई जेड किसी का भी चार्ट हो, जिसका भी चार्ट खराब है उसको आप चेक कर लीजिए, जिसके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े खूब ज्यादा होते हो, मारपीट ज्यादा होता हो, या पति पत्नी से दूर रहते हो, वहां पर 7 का संबंध 8 या 12 से बना है, तो अगर निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% चार्ट में इस तरह का संबंध मिलता है, 7 का संबंध 8-12 से, या फिर 1 6 10 प्लस 8 या 12, 1 6 10 जैसे बताया गया आप लोगों को, अविवाहित होने का कारक है, तलाक होने का कारक है, कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ 8 या 12 होता है, तो व्यक्ति के लाइफ में वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक सुख का अभाव होता है। ठीक है। तो दो चीजों को हमें ध्यान रखना है। और कैसे चेक करना है 1 6 10 8 12 या 7 8 12? सप्तमेश में, सप्तम में बैठे हुए प्लेनेट में, और शुक्र में। ठीक है। 3 में अगर मिल गया तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन दुखी होगा, 2 में मिलेगा तो मध्यम होगा, 1 में मिलेगा तो काम चल जाएगा, और तीनों में नहीं है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। सारे प्लेनेट खराब हो, चाहे कितना भी मंगली हो, चाहे सप्तम में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, अगर वो 7 8 12 या 1 6 10 नहीं बता रहे तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो दो चीजों का ध्यान आप लोग रखें, शुक्र का, सप्तमेश का, सप्तम में बैठे हुए प्लेनेट का, है ना, और उसमें 7 8 12 या 1 6 10 होना चाहिए। अगर दो चीजें नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। और ये देखना कितना आसान है, चार्ट को देखा, उसमें 7 8 12 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। शुक्र को साथ में देख लिया, शुक्र में 7 8 12 है, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, अन्यथा ठीक रहेगा। इसी को उदाहरण को लेते हुए हम एक एक चीज को, पॉइंट को पकड़ेंगे और डेली एक एक चार्ट को देखेंगे। आज वैवाहिक जीवन में किसी के समस्या थी तो किसकी थी? एक बहुत जाना माना चेहरा है, भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उनके लाइफ में प्रेम संबंध भी था, वैवाहिक जीवन समस्याएं भी थी, और मैरिज पे चर्चा करने सिर्फ दो चीजों पर चर्चा कर लेता हूँ, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे, प्रोफेशनल लाइफ। तो उनके चार्ट पर चर्चा करने के लिए इंदिरा गांधी। ठीक है। 19 नवंबर 1970, सोमवार का दिन था, रात को 23:11 का जो टाइम हमें गुरुजनों से मिलता है, किताबों में मिलता है, और नेट पे भी हॉरोस्कोप टाइमिंग यही दिया हुआ है। ठीक है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पर हमने केपी नाम नाम लिया हुआ है, और आप लोग भी केपी ले सकते हैं। ओल्ड केपी, नियम यह है कि 2000 के पहले अगर किसी का जन्म हो तो ओल्ड केपी लेते हैं, और 2000 के बाद का जो है न्यू केपी लेते हैं। मैं आप लोग को कभी प्रैक्टिस कराते समय न्यू केपी का ही सहारा लिया जाता है हमेशा। आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली है, सैटर्न लग्न में बैठा हुआ है, सप्तम में चंद्रमा बैठा हुआ है, जुपिटर 11th में, और लग्नेश कह सकते हैं सप्तम में बैठा है। ठीक है। और सप्तमेश शनि है जो लग्न में बैठा है, तो लग्नेश सप्तमेश एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के घरों में बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि भाव परिवर्तन जब प्लेनेट कर लेते हैं तो एक दूसरे का कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे के भावों की रक्षा करते हैं। तो पतिदेव पत्नी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और पत्नी पति का जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये बात तो निश्चित होगी, है ना। दूर रहेंगे नहीं रहेंगे, वो चीज हमने क्या बताया, 7 8 12 या 1 6 10। ठीक है। तो हम किसको देखेंगे, शनि को और चंद्रमा को और शुक्र को। सप्तम भाव का स्वामी शनि है, सप्तम में चंद्रमा बैठा है, और सप्तमेश शुक्र है।
जो विवाह का कारक है, जो छठे भाव में चला गया। तो शुक्र यहाँ पे थोड़ा सा खराब है छठे भाव में बैठ करके, ठीक है, क्योंकि छठा भाव अविवाहित योग माना जाता है। और देखते हैं चंद्रमा, चंद्रमा क्या बताता है, 1-6। तो ग्रह लेवल पे कहीं ना कहीं ये खराब है। 2-4, यहाँ पे 2 नंबर हमारे परिवार का भाव होता है, 4 नंबर घर बार का भाव होता है। तो 2 नंबर यहाँ पे है, 4 का वैवाहिक जीवन से कोई रिलेशन रिलेशन नहीं है, 2 नंबर ठीक है। और यहाँ पे 3-4-12, यहाँ पे 3-4-12 का कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं है मैरिज से लेकर के। और यहाँ पर 1-6-10 पूरा नहीं, खास करके नक्षत्र लेवल पे तो नहीं है, ना ही समलाड़ लेवल पे है। तो 1-6-10 ना होने से चंद्रमा ठीक है। और चंद्रमा और किस कारण से ठीक है वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। फिर क्या है, वीनस। वीनस में देखेंगे 4-5-11, 4-5-11, और यहाँ पर 6-9-10। वीनस में अगर 1-6-10 आ जाता है तो निश्चित रूप से समस्याएं बढ़ जाती है। यहाँ पर 1 नहीं है लेकिन 6-10 है ग्रह लेवल पे। और यहाँ पर 9 नंबर भी एक्टिव है। 9 नंबर जो है भाग्य का होता है और वैवाहिक लाइफ के सपोर्ट का होता है, धर्म का भाव होता है, जो गुरु का भाव माना जाता है, 9th भाव। तो ये यहाँ पर 9 नंबर है, 6 10 के साथ। यहाँ पे 4-5-11 है और वीनस नक्षत्र स्वामी बना है, खुद ही जो है अपने नक्षत्र में वीनस बैठा हुआ है। तो नक्षत्र लेवल कम से कम ठीक है इसका ना, 11th भाव एक्टिव है। और 9 अगर यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ 6-10 होता तो वैवाहिक जीवन और ज्यादा खराब हो जाता। लेकिन यहाँ 9 से थोड़ा बहुत इनका सपोर्ट मिला, और कह सकते वैवाहिक जीवन तो खराब था ही इनका ना, क्योंकि 6-10 सबलाट लेवल पे आ रहा है। अब हम वीनस को देख लिया हमने, चंद्रमा को देख लिया, अब शनि को देखते हैं। शनि क्या कहता है, 7-8-12, 3-4-12 और 2-4। यहाँ पे ग्रह लेवल पे शनि जो है 7-8-12 है ना। तो 7-8-12 जब बताएगा तो सप्तमेश 8 और 12 के संबंध को बता रहा है। जब सप्तमेश लग्न में बैठ जाता है तो वो दिक्कत करता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा भी, लग्नेश भी सप्तम में बैठा तो बहुत ज्यादा अंतर विरोध नहीं है। लेकिन भाव का फल आप देखेंगे 7-8-12, सप्तमेश 7 और 8 और 12 का फल दे रहा है ना। तो ये थोड़ा सा कमी हुआ यहाँ पे। 12 का सपोर्ट इन्हें नक्षत्र स्तर पे ही मिला, और 4 का सपोर्ट इन्हें सब लॉर्ड लेवल पे मिला। 4 का सपोर्ट हमने क्यों कहा यहाँ पे, चौथा भाव सुख का होता है। किस चीज का होता है, आपने देखा होगा सुखेश, चतुर्थ को क्या कहते हैं, सुखेश। और सुखेश का संबंध 12वें से बने तो क्या कहते हैं, खराब हो जाता है। तो जब 4 का संबंध 8 और 12 से बनता है तो ऐसे व्यक्ति का सुख छीन जाता है। किसी प्रकार का सुख उसे नहीं मिलता, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही संपत्तिवान हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, दूर से जो दिखता वो होता नहीं है। तो इनके चार्ट में 7-8-12, 4-8-12, 4-12 यहाँ पे, 8 का सपोर्ट ऊपर से मिल गया, 4-8-12। तो कहीं ना कहीं सप्तमेश में 4-12 और 7-8-12 का सपोर्ट मिल रहा है, 4-8-12 और 7-8-12 का। ग्रह लेवल पे हमें 2 मिला, 7 और 11 का सपोर्ट। 11 का सपोर्ट हमें यहाँ पे नहीं मिला सन में। 7 है, सैटर्न पे ग्रह लेवल पे है तो उसका महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि 8-12 के साथ है ना। तो सैटर्न में थोड़ी सी कमी है, और 7-8-12 होने के कारण वीनस में 6-10 है, और सबलाड लेवल पे, और चंद्रमा पे जो है 4-12 है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन कुल मिला के ऐसा कोई प्लेनेट नहीं मिला जिसमें 2-7-11 पूरी तरह से एक्टिव हो, और 1-6-10 या 7 या 8-12 ना हो। अगर किसी के सप्तमेश में, सप्तम में बैठे हुए प्लेनेट में और शुक्र में 1-6 ना मिले, 7-8-12 ना मिले, और 4-8-12 ना मिले, तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय होता है। तो जिसका भी वैवाहिक जीवन सुखमय, पति पत्नी एक दूसरे के नजरों से पहचान लेते हैं, एक नजरों इशारों को समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, और उसके अनुसार अपने काम को करते हैं। और बाहर वाला उस चीज को समझ नहीं पाता कि आखिर इनमें ऐसा क्या चीज है, कितना प्रेम संबंध है, कि इशारों को समझ लेते हैं, पैरों की आहट को समझ लेते हैं। वहां पाएंगे कि दोनों के चार्टों में 7-8-12 नहीं मिलेगा, 4-8-12 नहीं मिलेगा, 5-8-12 नहीं मिलेगा। पांचवा भाव क्या है, प्रेम है, और 8-12 बिगड़ना है। तो 5 के साथ 8-12 प्रेम का बिगड़ना, 4 के साथ 8-12 सुख का भाव खत्म होना, 7 के साथ 8-12 वैवाहिक जीवन खत्म हो जाना। तो 3 कॉम्बिनेशन आते हैं, 7-8-12, 4-8-12,
5 8 12, ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही बुरे होते हैं वैवाहिक लाइफ के लिए। ठीक है। ठीक है, तो 7 8 12, 4 8 12, 5 8 12, तीन कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं और देखना बहुत ही आसान है। कैसे? 7 8 12 आपने यहाँ देखा, यही 7 8 12 अगर यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे? किसी प्लेनेट के सब लॉर्ड लेवल पे, तो ये शादी नहीं होने देता। ठीक है, सब लॉर्ड लेवल पे आ जाए तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं और मारपीट तक नौबत आ जाती, कत्ल होने तक की नौबत आ जाती है। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। यहाँ पर एक दूसरे को देखना तो चाहते थे, लेकिन पारिवारिक स्तर बहुत अंतर था। कोई जो है वो पति अपने राजनीति में चली गई थी और पतिदेव थोड़े से किनारे हो गए थे, इग्नोर हो गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा कड़वाहट मन में नहीं थी। लेकिन 7 8 12 अगर यहाँ पे आ जाए सब लॉर्ड लेवल पे किसी के भी चार्ट में, तो वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे यहाँ पे सूर्य में है, सूर्य में 7 8 12, 7 8 12। ठीक है, सन में 7 8 12, 7 8 12। अब सन कहाँ पे है, चेक करते हैं। पंचम भाव में, पंचम भाव में, और कारक है ये दूसरे भाव का। मरकरी के साथ पंचम भाव में बैठा है, तो दूसरे का कारक है, पंचम में बैठा है। पंचम कारक है ज्ञान का, एजुकेशन का, नॉलेज का। और ये सूर्य जो है 7 8 12 बता रहा है। मरकरी यहाँ पर 7 8 12 है ना, तो सूर्य यहाँ पंचम स्थान में बैठा है। ये कहता है एजुकेशन का भाव है। ठीक है, तो ये अगर 7 8 12 बता रहा, निश्चित रूप से एजुकेशन में रुकावट आती है। ठीक है, यहाँ पे 7 8 12, 7 8 12 आ गया, इनके एजुकेशन में रुकावट आई। हालांकि ये विदेश में गई थी पढ़ने, लेकिन रुकावट आती है, ये निश्चित है। मरकरी में भी हमें 7 8 12 नक्षत्र लेवल मिल रहा है, यहाँ भी ये रुकावट बता रहा है। ठीक है, मरकरी भी फिफ्थ भाव में बैठा हुआ है। बाकी और सारे योग हैं जो अलग अलग चीजों के लिए देखे जाते हैं। तो मैरिज को हम कैसे देखेंगे कि वैवाहिक जीवन सुखमय होगा कि नहीं? जैसे अधिकतर प्रश्न आता है कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा। सप्तमेश को देखें, सप्तम में बैठे प्लेनेट को देखें और शुक्र को देखें। एक प्लेनेट और आता है जो हमने बताया आपको, दारा कारक है ना, जो डिग्री में सबसे कम डिग्री का होता है, राहु केतु को छोड़ करके। तो हम चेक करते क्या है, सैटर्न 21 डिग्री, विनस 21 डिग्री, जुपिटर 21 डिग्री, मरकरी 13 डिग्री, मार्स 16 डिग्री, मून 5 डिग्री का ना, 5 डिग्री का है। तो चंद्रमा सबसे कम डिग्री का है, और यही चंद्रमा सप्तम में बैठा है। तो हमें कौन कौन से प्लेनेट देखने हैं? चंद्रमा, शनि और शुक्र, तीन ही प्लेनेट है। अगर यहाँ पे दारा कारक कोई और प्लेनेट होता तो हम उसको भी चेक कर लेते। ठीक है, तो अब तीन तरीके से तीन प्लेनेट है, तीनों में से तीनों अगर पूरी तरह से 7 8 12, 5 8 12, 4 8 12 लेके बैठे, या 1 6 8 12, तो फिर ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। ठीक है, तीन भी अगर बैठ गए तो सुखमय नहीं रहेगा, दो रहेगा तो मध्यम हो जाएगा, एक रहेगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि एक सभी के चार्टों में मिलते हैं और आपस में पति पत्नी में थोड़ा तकरार होता रहता है। और जिसके चार्ट में जिसके चार्ट में एक में भी नहीं रहेंगे, उसका लाइफ पति पत्नी मतलब इस धरती पे भी स्वर्ग के समान उनका परिवार माना जाता है, कि कभी आपस में कड़वाहट नहीं हुई। ठीक है, और जिसके आपस में कड़वाहट जरूर आप लोग कुंडली लिया करें। ठीक है, अब इनकी शादी हुई थी 26 मार्च 1942। ठीक है, 26 मार्च 1942। लालतेज जी लेट हो गए आप। 26 मार्च 1942, दशा कौन सी थी चेक कर लेते हैं।
26 मार्च 1942। राहु, ठीक है। और 42 शनि, और शनि की प्रत्यंदशा भी थी मार्च में। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि राहु, शनि, केतु, राकेश, जिसे क्या कहते हैं, राकेश, राहु, केतु, शनि, ये क्या होते हैं, सबसे बुरे प्लेनेट माने जाते हैं, ठीक है। और इन तीनों में से कोई दो भी आ जाए तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन, नहीं, पति पत्नी का जो जोड़ा होगा वो बेमेल होगा, या फिर दूसरी जाति में शादी होगी, ठीक है। राहु दूसरी जाति में, दूसरी बिरादरी में, दूसरे धर्म में शादी करवाने को तैयार रहता है, और साथ में शनि का सपोर्ट मिल जाए तो और ज्यादा। यहाँ पर राहु, शनि और शनि तीनों दशांतर दशा प्रतिदशा तीनों स्तर पे ये बुरे प्लेनेट एक्टिव है। और सप्तमेश है ही शनि, है ना। तो इनका जो है मैरिज जो था अपने अपने बिरादरी में नहीं हुआ, बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर, क्योंकि वो लाडली थी महात्मा गांधी की, और उनके कहने पे गांधी जी ने अपना नाम दिया, और इंदिरा गांधी उस दिन हो गई, और फिरोज गांधी के साथ इनकी सगाई शादी हो गई थी इलाहाबाद में 26 मार्च 1942। तो क्या था, राहु, शनि और शनि, दशांतर दशा प्रत्यंतदशा। चेक करते हैं क्या कहता है, क्या उस समय पॉजिटिव था या नहीं था। राहु में आप पाएंगे 5, 9 और 11, यहाँ पर 6, 10 भी है, और 5, 9, 11 भी है, 5, 9, 11 भी है। यहाँ पे हमें क्या मिला, 5, 11 और 5, 12, 5, 11 और 5, 12, और क्या मिल रहा है, 4, 4, 12 भी है, ठीक है। तो 5, 11 से प्रेम प्रेम को बताता है, और 5, 12 भी प्रेम को बताता है। 5, 11 ऐसा प्रेम होता है जो पति पत्नी आपस में करते हैं, ठीक है। पति पत्नी आपस में, मतलब पति पत्नी का प्रेम जो होता है, नैसर्गिक प्रेम होता है, उसे हम या प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है, जिसमें आपस में एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, एक दूसरे को देने की इच्छा जहां पे होती है, वो 5, 11 है, ठीक है। एक दूसरे को देने की इच्छा होती है, एक दूसरे के सुख को, एक दूसरे को सुखी देखने की इच्छा जो होती है, वो होता है 5, 11। 5, 12 क्या होता है, 5, 12 बिस्तर सुख, 12वां क्या है, बिस्तर भाव है, सुख का, बिस्तर सुख का है, 5वां प्रेम का। तो प्रेम में जो बिस्तर सुख की चाह रखते हैं, वहां पे 5, 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 11 भी, 5, 12 भी होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपस में वैवाहिक जीवन को, इस मैरिज लाइफ को आगे ले आने की जो इच्छा होती है, वो 5, 11, 12 बताता है। साथ में अगर आपको 7, 11, 12 आ जाए, या साथ में 7, 11 और 5, 12 आ जाए, तो भी हम कह सकते हैं प्रेम के बाद शादी होती है, ठीक है। और 5, 12 अधिकतर देखा गया है कि मैरिज करने के लिए ही प्रेम किया जाता है, अधिकतर चार्ट में आप पाएंगे। और जुपिटर यहाँ पे 6, 9, 10 लेकर के बैठा है राहु में, 9 नंबर यहाँ पे एक्टिव है, 6, 10 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे मैरिज 9 के कारण सपोर्ट इनको मिल गया। और राहु की दशा थी, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह इनका हुआ। सर्टन में कोई जो है 1, 6, 10 नहीं है, जो निगेटिव भाव होते हैं मैरिज लाइफ के। तो यहाँ भी जो है 3, 4, 12 है, जो विरोध नहीं करते मैरिज का। 7 भाव केवल एक्टिव दशा स्तर पे, ग्रह स्तर पे, नीचे कोई विरोध नहीं है। 2 नंबर हमें सबलाड लेवल पे मिल रहा है। और वैवाहिक विवाह के लिए हम 12 भाव को खर्च भी देखते हैं। तो अगर 1, 6 नहीं है, तो 12 भाव यहाँ पर बुरा फल नहीं देता। ये बुरा फल तब देगा जब 3, 6, 12 आ जाए एक लाइन में, या जैसे हमने बताया था 3, 6, 8, 12 आ जाए, तब वो
दिक्कतें देता है। 3 6 के साथ 8 है या 12 है तो दिक्कतें देता है, खास करके शुक्र में और दारा कारक में नहीं होना चाहिए। कल भी बताया था, शुक्र और दारा कारक में नहीं होना चाहिए। अन्य प्लेनेट में रहेगा तो रुकावट देता है, शादी नहीं होने देता। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और एक बार गोचर देखने आप लोगों को आना चाहिए, वो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। गोचर कैसे देखते हैं, तो हम गोचर देखेंगे 26 मार्च 1942 का। और चंद्रमा इनका दारा कारक बना हुआ है, वो सप्तम ही बैठा है। तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें सप्तम भाव पर शनि या गुरु की दृष्टि देखनी है। शनि और गुरु दोनों में से किसी एक की, और दूसरे की लग्न या सप्तम पे, है ना। तो यहाँ पे सप्तम पे ही दोनों की दृष्टि हो जाएगी या लग्न पे हो जाएगी, और कहीं दृष्टि नहीं चेक करनी है, लग्न या सप्तम पे, ठीक है। तो 26 मार्च 1942, और हम कर्क लग्न ही लेंगे क्योंकि हमें लग्न, कर्क लग्न की कुंडली है, तो हमें गोचर देखते समय कर्क लग्न की कुंडली होनी चाहिए। तो 26 मार्च 1942, ठीक है। यहाँ पे 26 मार्च 1942 गुरुवार दिन था। उस दिन 13:11 पे कर्क लग्न आ रहा है। और अब पाएंगे यहाँ पे सैटर्न 11th में बैठा हुआ है, और गुरु कहाँ बैठा है, 11th में बैठा हुआ है। 11th से गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि 7th पे पड़ती है ना। गुरु की नवी दृष्टि 7th पे पड़ती है, और शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, ठीक है। और शुक्र पे भी गुरु की दृष्टि है, जो नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि वीनस पे शुक्र का प्रभाव, गुरु का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर वीनस पे भी गुरु की दृष्टि है। वीनस उस समय लग्न में ही, सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। और शनि यहाँ पर अंतर्दशा से प्रत्यंदशा से, राहु पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, ना ही शनि का, ना ही गुरु का। लेकिन शनि अंतर्दशा और प्रत्यंदशा से शनि गुरु के साथ ही बैठा है, क्या। तो मुख्य रूप से हमें नाड़ी ज्योतिष को छोड़ करके दारा कारक भाव, मतलब लगन या सप्तम, दोनों में से, दोनों पर शनि और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, गुरु की सप्तम पे और शनि की लगन पे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का जो है, दोनों की दृष्टि जो है लगन सप्तम पे पड़ रही है, और ये गोचर पूरा होता है। और इसी तरह से आप लोगों को कोशिश करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कई चार्टों में पाया है कि सप्तमेश, सप्तमेश ही दारा कारक अगर हो, सप्तमेश ही दारा कारक हो, जैसे यहाँ पे शनि चंद्रमा दारा कारक था, है ना, लेकिन चंद्रमा सप्तमेश नहीं था। यहाँ पे सप्तमेश शनि है, और शनि दारा कारक होता, तो जब शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तभी शादी होगी, या साथ बैठेगा या दृष्टि देगा। तो इस फार्मूले को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आप पाएंगे कि जो ही शनि के साथ गुरु पहुंचता है या दृष्टि में आता है, शादी हो जाती है। तो हमें शादी कब होगी उसको पकड़ना आसान होगा, और कब नहीं होगी ये भी समझना आसान हो जाएगा, प्रेडिक्शन करना आसान हो जाएगा। तो जब सप्तमेश ही दारा कारक हो तो उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तभी शादी होती है, या तो युति या दृष्टि, ठीक है, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो हो गया आज का चार्ट। कुछ पूछना आप लोगों को? अच्छा जी, बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके, और आप 1 साल टल गया आपका, जो प्रोग्राम नहीं हो पाया मथुरा का। ठीक है, कुछ अगर पूछना हो तो आप लोग माइक खोल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना अपना माइक खोलिए सिर्फ, और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। आऊंगा गुरुजी आपसे मिलने दोबारा, बड़े दिन हो गए मिले हुए। हाँ ठीक है। लीना जी, मोहन जी, विनायक जी, बिरला जी, अच्छा बिरला जी तो ठीक है। वंदना जी आप? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे कोई भी राशि हमारे सप्तम भाव में बैठी है तो हम उसको, उसके लॉर्ड को देखेंगे कि वो दारा कारक में आ रहे कि नहीं आ रहे, या उसमें जो भी प्लैनेट बैठे उसको देखेंगे कि वो दारा कारक में आ रहे कि नहीं आ रहे।
लॉर्ड को देखेंगे, तो राशि के उसके लॉर्ड को साथ देखेंगे। राशि के लॉर्ड को। ओके। नहीं और नहीं, अगर दो चीज समझिए, एक बार समझिए। दारा कारक प्लेनेट कोई भी हो सकता है, जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होगा वो दारा कारक होगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। वो जिस भाव में बैठेगा, जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठेगा, उस भाव पर हमें गुरु या शनि की दृष्टि देखनी है, तभी विवाह होगा। उस पे गुरु, उसका गुरु शनि का प्रभाव होता है तभी शादी होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो हमें सप्तमेश का ध्यान नहीं रखना। जो सप्तम स्थान मतलब सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव पर दृष्टि चेक करनी है। 10 में से एक 2 क्वेश्चन केसेस। एक क्वेश्चन 10 में, और था सर, हाँ जैसे बोलिए। आपने कहा कि जुपिटर होता है 7th हाउस में, तो शादी डिले होती है, ठीक है। हाँ, उसके पीछे कारण होता है, कारण समझिए। उसके पीछे कारण ये होता है, गुरु मैरिज का कारक नहीं है, गुरु ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है ना। तो संतान का कारक अगर गुरु है तो हाँ, मैरिज में से उसका कोई योगदान नहीं है। गुरु ज्ञान का कारक है, उच्च शिक्षा का कारक है, और वहां पर वो विस्तार देता है। सप्तम भाव क्या होता है, नहीं, गुरु क्या होता है, विस्तार, आकाश तत्व है। आकाश तत्व का कोई और छोर नहीं है, विस्तार का कारक है। तो जब सप्तमेश गुरु होता है, सप्तम भाव में गुरु होता है, तो इच्छा होती है कि हमें ऐसा पति मिले जो दुनिया में किसी के पास ना हो, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो। तो उस चक्कर में व्यक्ति ढूंढता ही रह जाता है और शादी ही लेट होती जाती है सर मेरे उसे। 7th हाउस में जुपिटर है और मेरी शादी 20 साल में हो गई, हाँ, हो गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लेकिन मतलब मेरे साथ तो वो वाला केस नहीं चला ना कि जुपिटर। नहीं नहीं, फिर दो चीजें होती है। या तो गुरु वहां पे कारण कारण तो बनता ही लेट होने का, और या तो आपके पूरे सभी चार्टों में 2 7 11 एक्टिव होंगे। अधिकतर प्लेनेट में 2 7 11 एक्टिव होंगे। तो जब इच्छा हुई, जब शादी की उम्र हुई कि शादी करनी, उसमें शादी हो गई होगी। हाँ 2 7 11 तो है, कई जगहों पे है सर। हम्म। लेकिन एक चीज और थी सर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सप्तम भाव में जो प्लेनेट बैठा है, हम उससे ये चीज पता कर सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे कम उम्र का होगा कि नहीं होगा, और आपसे बड़ा होगा। लाइक मेरे हस्बैंड मेरे से बड़े हैं, वो 7 साल बड़े हैं, तो क्या ये कारण हो सकता है जुपिटर का वहां बैठने का? गुरु बड़े का कारक होता है, लेकिन गुरु उतना उतना बड़ा नहीं देता। अगर राहु होता है तो ज्यादा उम्र का अंतर होता है। शनि होता है तो ज्यादा उम्र का अंतर होता है। गुरु में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होना चाहिए। कितने साल का अंतर, 7 7 ईयर का? 7 ईयर्स का, हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। तो मतलब आप राहु और शनि को हम मतलब नोट डाउन कर सकते हैं कि मतलब अगर ज्यादा वहां पे वो प्लेनेट बैठा हो तब शनि तो ज्यादा निश्चित उम्र। शनि तो हाँ, शनि तो खास करके लेट कराता है, और ज्यादा उम्र में अंतर देता है, क्योंकि राकेश है। उम्र में अंतर का मतलब क्या हुआ कि दोनों के में कहीं न कहीं बेमेल रिश्ता बनेगा। शनि और राहु होगा तो बेमेल का मतलब क्या होता है, उम्र में अंतर हो सकता है ना। लड़का काला हो सकता है, लड़की गोरी हो सकती है, लड़की गोरी, लड़की काली हो सकती है, लड़का गोरा हो सकता है ना। मतलब ऐसे समाज को कहे कि भाई कैसा भगवान ने रिश्ता मतलब जोड़ा बना दिया ना, या क्या देख करके शादी किया, ऐसा लोग अगर सोचने लगे तो वो बेमेल रिश्ता कहते हैं, या फिर ये बिरादरी। हाँ एक चीज आपने ये बताया कि जैसे आउट ऑफ कास्ट मैरिज होती है ना, तो वो राहु मतलब उसमें आपकी दशा में राहु एक्टिवेट होगा वो तब, जैसे करंट द, जो भी दशा चल रही हो किसी की हाँ, जैसे, तो दशा उसकी में, आउट ऑफ कास्ट मैरिज होगी उस बंदे की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं अंतर आ जाता। मतलब मान लीजिए कि हम ब्राह्मण हैं, कहाँ के ब्राह्मण है, यूपी के, ठीक है। अगर हम बिहार के ब्राह्मण से भी शादी करते हैं, आउट ऑफ कास्ट हो जाएगा। जैसे ब्राह्मणों में एक बिरादरी होती है, 7 तरह की बिरादरियां होती है। तो वो आपस में अगर मतलब एक दूसरे से शादी नहीं करते हो, है ना। वैसे बनिया लोग में कुछ ऐसी चीजें होती है, आपस में शादी नहीं करते। आज के टाइम पे तो चलने लगा है, कोई किसी में शादी कर लेता है, लेकिन पहले नहीं होता था। तो ऐसा जहाँ पे खान पान चेंज हो जाए और वहां पर ऐसे लोग रहते हो, अपने भाई बंधु रहते हो, फिर वहां अगर शादी होती तो वो भी आउट ऑफ कास्ट कहलाएगा। जैसे बंगाली ब्राह्मण से यूपी के ब्राह्मण अगर शादी करते वो भी आउट ऑफ कास्ट कहलाएगा। इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, राहु जो है आउट ऑफ, ये शनि करवाता है कि ब्राह्मण बंगाली ब्राह्मण का यूपी के ब्राह्मण या हरियाणा के ब्राह्मण से शादी, ये शनि करवाता है। राहु निश्चित रूप से बिरादरी चेंज करवा देता है, धर्म चेंज करवा देता है, चांसेज है। तो मतलब इनमें दोनों। जिसकी जैसे किसी भी बच्चे की अगर सपोज अभी जैसे मेरी फैमिली में है, जैसे 2 बच्चों की राहु की महादशा चल रही है, तो मतलब उनके चांसेस ये है कि उनकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। चांसेज हैं, हाँ।
इंटरकास्ट अगर करेंगे, अगर इंटरकास्ट करेंगे तो शादी होगी, नहीं हाँ। करेंगे तो कहेंगे शादी टलती जाएगी। अच्छा, इंटरकास्ट अगर, अच्छा ओके, अगर टालेंगे ये चीज सोच के तो शादी टलती रहेगी। हाँ हाँ हाँ, अगर ये कहे कि भाई अपने बिरादरी में शादी करनी है तो शायद इस दशा में शादी ना हो, लेट हो जाए। ओके, तो 18 साल भी बहुत होता है सर। हाँ, राहु की दशा 18 साल की बहुत होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और राहु शनि मतलब दोनों इसमें आ गए तो निश्चित रूप से आउट ऑफ कास्ट होनी होनी थी। और अभी तो हम आगे और चार्ट देखेंगे, आप पाएंगे उदाहरण में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, दारा कारक और शुक्र, दारा कारक और शुक्र अगर नक्षत्र और सब लॉर्ड पे आ जाए, नक्षत्र और सब लॉर्ड पे आ जाए, तो वो प्लेनेट मुख्य रूप से विवाह कराने का प्लेनेट बन जाता है। उसकी दशा चल रही होगी तो उसमें विवाह हो जाएगा, अंतरदशा चल रही होगी तो उसमें विवाह हो जाएगा, प्रत्यंत दशा चल रही होगी तो उसकी विवाह हो जाएगा। मतलब उसी अंत प्रत्यंत दशा में, मतलब कहीं न कहीं तीनों में से एक प्लेनेट जरूर बनता है वो। क्या समझे, दारा कारक और शुक्र नक्षत्र और सब लॉर्ड पे आ जाए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बताती हूँ, राहु जैसे मेरे घर में एक बच्चे का चल रहा है, राहु चल रहा है, तो उसका हम्म एनएल लेवल पे वीनस आ जाए और उसका हम्म, दारा कारक जो भी प्लेनेट है वो उसका सब लॉर्ड पे आ जाए, सब तो लॉर्ड वो, पे आ जाए। हाँ, तो वो उस टाइम पे मतलब उस दशा में उसकी शादी हो जाएगी। उस दशा में मान ली वो दशा बचपन में निकल चुका, तो हाँ, वो अंतर दशा में जरूर आएगा वो। हाँ, वो अंतरदशा में, इसमें मैं करंट की बात करूँ, बाई चांस वो हाँ अंतरदशा अभी चल रही हो या 6 महीने बाद आनी है, हाँ दारा हाँ हाँ, उस कारक वाली है ना, तो उस निश्चित टाइम रूप पे हम से कह सकते हैं कि इस टाइम पे इसकी निश्चित रूप से शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी। दूसरा फार्मूला है कि शुक्र विवाह का कारक है, ठीक है। शुक्र हाँ विवाह जी। का कारक है, तो शुक्र ही नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड बन जाए, तो वो प्लेनेट विवाह कराने के लिए मुख्य प्लेनेट बन जाता है। और उसकी अंतरदशा या प्रत्यंत दशा में शादी हो जाती है। दशा उसकी चल रही तो उसकी दशा में तो होगी होगी, और अगर दशा शुक्र नहीं अगर चल, नेगेटिव नंबर्स दे रहा हो, जैसे अगर सपोज उसमें 6 नंबर आ रहा है, सपोज केवल अकेला 6 नंबर बुरा नहीं होता। जैसे 2, 6 और 8 या 2, 5, 6 आ रहा है, तो 5, 2, 5, 6 भी 6 बुरा क्या, तो बुरा नहीं 5 होगा। तो लव अफेयर हो गया और हाँ 6 हाँ, मतलब उसमें मैरिज में पंगा कुछ। नहीं नहीं, अकेला 6 बुरा नहीं होता। ओके, अकेला 6, 8, 12 में से कोई प्लेनेट अकेला हो तो बुरा नहीं होता। लेकिन अगर 2, 5, 6 आ रहा है तो हम लव मैरिज कह सकते हैं, क्योंकि 5 आ रहा है और 2 सपोर्ट्स मैरिज। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। नहीं। अगर गुरु में 2, 5, 6 आ रहा है, हम्म, ठीक है, हम्म, और गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है या फोर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो वो लव अफेयर हो जाएगा, ओके, ठीक है। फोर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहाँ मतलब पे जुपिटर वो, सपोर्ट्स वो उसका अफेयर वाला। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, हाँ फोर्थ में अगर गुरु बैठेगा और उसमें वो 5, 8, 12 उसमें आपने बताया 2, 2, 6, 5, मैं तो वो, assumption डाल रही हूँ, मैं किसी का देख के नहीं बता रही, मैं just an assume ऐसे ही आपको हाँ नहीं बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू बिल्कुल, नंबर बता दिया मैंने आपको बस। हाँ हाँ, तो वो लव अफेयर नहीं होगा अगर वो फोर्थ में नहीं बैठेगा तो। ओके, हाँ फोर्थ में बैठेगा तभी लव अफेयर होगा, अन्यथा नहीं। उसके पीछे कारण क्या बताऊं, कि वो 5 भाव को बता रहा है, ठीक है, और फोर्थ में बैठ करके उसकी दृष्टि अष्टम में पड़ रही है और नवम दृष्टि 12 में पड़ रही है। तो 4, 8, 12 भाव को, 8, 12 को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, और पंचम में, पंचम भाव उसका जो है बता रहा है अपने युति के द्वारा, केपी कुंडली में बैठा होगा पंचम भाव में, इसलिए वहां पे 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन करके और वो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध को बढ़ावा देगा। लेकिन केपी कुंडली कहती है भाई 4, 2, 6, 5 प्रेम संबंध नहीं है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन प्रेम संबंध को नहीं बताता, लेकिन फोर्थ में बैठ जाएगा तो क्या हुआ कि 12 घरों में से सिर्फ एक भाव ऐसा है कि वहां बैठ करके प्रेम संबंध को बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा। तो इसलिए उसको फार्मूले में उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हाँ, इसको नोट किया जा सकता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन आता है, उसमें 5 आता है या 8 आता है और वहां पे फोर्थ में गुरु बैठा हो, तो वो प्रेम संबंध दे देगा। तो सर फिफ्थ भी बता रहे हैं ना, fourth and fifth हाँ, फिफ्थ अगर बता रहा है वो, तो फोर्थ में बैठ के अगर आ गुरु रहा है, प्रेम संबंध, लाइक हाँ मेरी बेटी का जो जुपिटर है वो 5th हाउस में है, तो उसकी लव मैरिज होगी, ठीक है। मोटा मोटा नहीं मान सकते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ओके। है। देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कुंडली दोबारा खोल लेता हूँ।
ये कौन सा भाव है जहां 8 लिखा हुआ है? कुंडली दिखाई दे रही है आप लोगों को? सर अभी स्क्रीन नहीं आई है सर। नहीं आई, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूं। अब बताइए, बताइए जहां 8 नंबर लिखा है ये कौन सा भाव है? फिफ्थ भाव है सर। ये 5th भाव है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी की कुंडली खोल लेते हैं और उनका प्रेम विवाह हुआ था और हम समझाते हैं उनके चार्ट से, ठीक है। देखिए, ये जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये जो है 5th भाव है। ये किस भाव का कारक है? यहाँ का प्रेम का कारक है, ठीक है। ये कौन सा भाव? सप्तम, जहाँ 10 लिखा हुआ है, 7। और ये लगन का स्वामी चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ लग्नेश सप्तमेश एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल अपने घर को देख रहा है, लग्नेश सप्तम को, सप्तमेश लगन को, और मंगल अपने अष्टम भाव को देख रहा है। और प्रेम विवाह जब भी होता है तो नक्षत्र चार्ट में 5, 8, 5, 12 अधिकतर देखने को मिलते हैं, या फिर पंचमेश, सप्तमेश, लग्नेश का आपस में संबंध होता है। इससे आप लोगों के पास अगर कोई चार्ट आए तो आप देखिएगा जहां प्रेम संबंध हुआ हो तो पंचमेश, सप्तमेश, लग्नेश का आपस में संबंध होता है। यहाँ पर मंगल का कोई संबंध सप्तम से नहीं बन रहा, मतलब शनि से नहीं बन रहा। तो हम नक्षत्र में चेक करते हैं है क्या नहीं है। और चंद्रमा का संबंध सप्तम से बन रहा लेकिन पंचम से नहीं बन रहा, ठीक है। एक बार नक्षत्र में चेक कर लेते हैं क्या कहता है ये। सैटर्न का नक्षत्र स्वामी मरकरी है जो पंचम में बैठा है, ठीक है। सप्तमेश शनि है जिसका नक्षत्र स्वामी मरकरी है, और सूर्य सबलाड है, दोनों पंचम में बैठे हैं, ठीक है। मरकरी और सूर्य। शनि कौन है? सप्तमेश है, शनि सप्तमेश है, लगन में बैठा हुआ है, और इसके नक्षत्र स्वामी और सबलाड सूर्य और बुध बैठे हैं जो पंचम में बैठे हैं। तो किसका बना? शनि का संबंध लग्न से बना, सप्तम से बना और पंचम से बन गया, है ना। कहीं कहीं से संबंध बनता है, जैसे कि सामान्य कुंडली हम देखेंगे प्रेम संबंध वाला, जैसे कि आजकल ऐप पे जो प्रश्न आते हैं 70% तो प्रेम से रिलेट, हमारा प्रेम होगा नहीं होगा, प्रेम विवाह होगा नहीं होगा, इनसे प्रेम है शादी होगी या नहीं होगी। तो आप देखा गया कि पंचम, सप्तम और लग्नेश का आपस में संबंध कहीं कहीं बनता है। इस चार्ट में वो चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन कहीं कहीं संबंध बनता है, इसलिए मैंने नक्षत्र चार्ट को देखा। तो सप्तमेश शनि है जो बुध के नक्षत्र में, बुध सप्तम में है। सूर्य सन जो है सबलाड बना, सन भी पंचम स्थान पे है, ठीक है। मंगल हमारा कौन है? पंचमेश है। मंगल कौन है? पंचमेश है, और चंद्रमा यहाँ पे सबलाड बना है जो सप्तम में बैठा है। तो 5, 7 का संबंध भी बन गया है ना, कहीं कहीं से। और हमारा चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, चंद्रमा जो हमारा लग्नेश है, और सूर्य, सूर्य और बुध क्या है? ये नक्षत्र स्वामी और सबलाड है। तो चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी और सबलाड भी सूर्य और बुध बने, ये पंचम में बैठे। तो लग्नेश का नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी पंचम में, सप्तमेश का नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी पंचम में। तो 5, 7 और 1 का संबंध बनाते कहीं ये प्रेम संबंध को निश्चित रूप से। अब इस तरह से हम वैदिक ज्योतिष में नहीं देख पाते हैं, है ना। तो वैदिक ज्योतिष में क्या देखते हैं? पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश का आपस में संबंध, तो वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये संबंध बना तो प्रेम संबंध ही हुआ, लव मैरिज हुआ। लेकिन ये वाला चीजें हम वैदिक ज्योतिष नहीं देख पाते कि किसके नक्षत्र या उप नक्षत्र में बैठे हैं।
तो वो चीजें हम यहाँ पर देखने को मिली कि इंदिरा गांधी के चार्ट में सूर्य और बुध लग्नेश के भी बने हुए हैं और सप्तमेश के भी बने हैं, शनि के भी और चंद्रमा के। ठीक है, तो इनका प्रेम संबंध हुआ और मैरिज में तब्दील हुआ, लव मैरिज हुआ। ठीक है, तो इस पद्धति को जैसे जैसे हम नोट करते जाएंगे ना कि इनके चार्ट में हमने इस तरह से देखा है ना कि नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी सबलॉर्ड दोनों सप्तमेश के थे, है ना, मतलब शनि के उप नक्षत्र स्वामी मरकरी और उप नक्षत्र स्वामी सूर्य थे जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। उसी तरह लग्नेश चंद्रमा के भी जो है नक्षत्र स्वामी उप नक्षत्र स्वामी दोनों पंचम में बैठे हैं। तो लगन का संबंध पंचम से, सप्तम का संबंध पंचम से, है ना, और दोनों एक दूसरे भाव को चेंज कर रहे हैं। मतलब चंद्रमा का संबंध लगन से, पंचम से और सप्तम से बना, साथ ही शनि का संबंध लगन से, पंचम से और सप्तम से बना। ठीक है, तो ये बहुत बेजोड़ योग बन रहा है और ऐसे योगों में निश्चित रूप से वही होता है जो आप लोगों ने देखा, और ऐसे योगों में और ज्यादा बढ़ के होता है क्योंकि प्रेम को महत्व दिया गया है यहाँ पे। तो अपने पति के अलावा बहुत सारे संबंध भी देखने को मिलते हैं। ये बहुत बड़े स्तर की लेडीज थी तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है, राहु जो होता है वो बिगाड़ने का काम करता है ना, हर चीज को। तो वो जिस प्लेनेट के साथ होता है उसको बिगाड़ता है। यहाँ पे राहु कहाँ बैठा है, वीनस के साथ बैठा है। तो वैदिक ज्योतिष में क्या देखा जाता है, राहु बिगाड़ता है, किसके साथ बैठ गया, वीनस के साथ बैठ गया, तो ये वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा, है ना। तो वहां इस तरह से देखा जाता है और हमने 7-8 बार देख लिया, है ना, लग्नेश में, सप्तमेश में, है ना। प्रेम संबंध में हमने पंचम सप्तम का संबंध देखते हैं और यहाँ पर हमने नक्षत्र और सबलाड स्तर पर देख लिया। तो दोनों तरीकों से हमें सिस्टम को सीखना है, समझना है कि किस प्रकार से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को अपने ध्यान में, दिमाग में बिठाते जाइए, जो अच्छा लगे दोनों को नोट करते जाइए। सुनने से कुछ नहीं होगा, इसे नोट करते जाइए। जब आप नोट करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आगे चल करके, और फिर चार्ट को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इनके साथ ऐसी घटना घट सकती है भविष्य में, कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो जितना ज्यादा ज्यादा चार्ट आप देखेंगे उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी, है ना। और हम कोशिश करते हैं प्रैक्टिस ही कराते हैं। जो फार्मूला लिखवाना हो तो व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देंगे, आप लोग एक दिन लगा के नोट कर लेंगे आधे घंटे में। बाकी प्रैक्टिस हम चार्ट लेकर के करेंगे। और बहुत सारे फिल्म स्टार हैं और आम रिलेशन में हमारे जैसे, जिससे कि आजकल ऐप पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनमें से कोई उठा लेंगे, जो फेमस पर्सनालिटी है उनके भी उठा लेंगे ताकि हम चार्ट को समझने में आसानी हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाकी बुधवार को शनिवार को क्लास के नवरात्र का पहला दिन जो भी मेरे ख्याल बुधवार पड़ रहा है उस दिन, नवरात्र का जो भी पहला दिन होगा। जुपिटर वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए। जुपिटर वाला, हाँ बताइए, बोलिए। हाँ जी सर, जो जुपिटर वाला पॉइंट बताया ना आपने, 4th और 5th में बैठ के वो लव मैरिज दे देता है, हाँ, वो वाला हाँ, कंसेप्ट दोबारा क्लियर कर दीजिए। हाँ, अगर गुरु 5 भाव को बताए, मतलब फोर्थ में बैठा हो, सॉरी 5th में बैठा हो, लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में 5th में बैठा हो, जैसे यहाँ पे अब ऐसा कुंडली तो मिलेगा नहीं मुझे, लेकिन देखते हैं, उदाहरण के रूप में समझा देता हूँ कोई भी। यहाँ पर मंगल यहाँ पे बैठा हो, कहाँ पर, सॉरी गुरु बैठा हो लग्न कुंडली में 4th में। ठीक है, तो ये सुखेश भाव है, सुख भाव है, घर का भाव है, गाड़ी का भाव है। ऐसे लोगों की गाड़ी, वाहन, घर वगैरह बहुत बड़े होते हैं। लेकिन वो केपी कुंडली में कहाँ पे आ जाए, 5th में आ जाए, तो आप क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, वो 5 नंबर में आएगा, उसके भाव में बताएगा। और दृष्टि हमेशा हम लग्न कुंडली से देखते हैं। तो जब यहाँ से गुरु देखेगा तो कहाँ देखेगा, पंचम दृष्टि कौन सी है, 1 2 3 4 5, अष्टम भाव। और यहीं से नवम दृष्टि कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे 7 आएगा, या 8 या 9। तो 5 8 12, सॉरी 4 8 12, 4 8 12 क्या है, वैवाहिक
वैवाहिक नहीं, सुख की स्थिति, ये सुखेश जो है भाव है, और यहाँ पर जो प्लेनेट बैठा है वो 4 8 12 बता रहा है। तो 4 8 12 जब बताकर कि गुरु अपनी दशा अंतर दशा में बुरा फल देगा, सभी प्लेनेट बुरा फल नहीं देंगे, गुरु अपनी दशा अंतर दशा में बुरा फल देगा। उसके पीछे भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वहां पर चूंकि गुरु, हम ग्रह स्तर को देख रहे हैं तो ग्रह स्तर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, नक्षत्र स्तर को ज्यादा महत्व दिया जाता। तो ऐसा गुरु का उप नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र स्वामी भी 8 12 बताए, जैसे कि अष्टमेश नहीं 12वें का स्वामी कहाँ बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए और वो गुरु का नक्षत्र स्वामी बन जाए, है ना, या फिर अष्टम का स्वामी 12वें में बैठ जाए और वो गुरु का नक्षत्र स्वामी या सबलाड बना हो, तो फिर ऐसा गुरु बुरा प्रभाव देगा, अन्यथा नहीं देगा। क्योंकि नक्षत्र अगर वहीं पे 5 9 बन गया, 5 अगर स्वामी 9वें में बैठा हुआ है तो वो गुरु बुरा फल नहीं देगा। तो हम ग्रह स्तर पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। अब आपने पूछा प्रेम संबंध के बारे में, तो यही गुरु अगर यहाँ पे चला जाता केपी कुंडली में तो वो प्रेम संबंध दे सकता है, और वो प्रेम संबंध सक्सेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सक्सेस नहीं होगा। कारण क्या पीछे उसके? 5 8 12 बता रहा गुरु, 5 8 12 पंचम का फल दे रहा है, अष्टम और 12वें पे दृष्टि दे रहा है। तो 5 भाव प्रेम का होता है, 8 और 12 भाव बिगाड़ने का होता है। मतलब जिसके भी साथ 8 12 होते हैं उस भाव को बिगाड़ देते हैं। जैसे हमने बताया 4 8 12 सुख को बिगाड़ दिया, 5 8 12 प्रेम को बिगाड़ दिया, 1 8 12 शरीर को बिगाड़ दिया, है ना, 7 8 12 वैवाहिक जीवन को बिगाड़ दिया। तो जिसके साथ भी 8 12 जुड़ जाता है वो उस भाव को खराब कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन में शायद 8 12 आपको ना दिखे, लेकिन दृष्टि अगर देखने समझ में आ गया आपको तो आप ये समझ सकते हैं उसकी दशा में जो 8 और 12 का को दृष्टि दे रहा है वो अपनी दशा में उस भाव को बिगाड़ देगा जिस भाव में बैठा हुआ है ना। जिस प्लेनेट, जो प्लेनेट 8 12 को देख रहा है, ऐसे गुरु हमने बताया कि गुरु यहाँ बैठ करके 8 12 को देख रहा है, तो उस वो जो है सुख को खत्म कर देगा अपनी दशा अंतर दशा में, है ना। तो कंडीशन यही है कि उसे नक्षत्र और सबलाड को एक बार चेक कर ले प्रिडिक्शन करने से पहले, कि वो भी उसमें कहीं 8 और 12 तो नहीं आ रहा है, या 8 12 या 6 8 इत्यादि तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। मतलब मींस लव मैरिज तो नहीं देगा ना फिर जुपिटर? लव मैरिज नहीं देगा, लव करवाएगा। देखिए लव मैरिज होना और लव होना दोनों में अंतर होता है। लव आपने होगा, पता अगर 2 5 8 कोई बताए तो उसके साथ, हाँ 2 5 8 बताए, 2 5 8 बताए, नहीं और 2 उसके साथ जुपिटर। और बुधवार को मिलते हैं। और आप लोग जो भी कोई चार्ट वगैरह प्रिडिक्शन के लिए रखना चाहते हैं तो मुझे उस समय प्रोवाइड करा सकते हैं क्लास में भी। और लेकिन हाँ विषय से हट करके, मान लीजिए मैरिज चल रहा है तो प्रेम विवाह, या फिर अभी मैरिज चल रहा था 1 2 हफ्ते मैरिज चलेगा, फिर प्रेम विवाह चलेगा, फिर चलेगा तलाक का, किसका किसका तलाक हो सकता है ना। फिर चलेगा कि पति पत्नी आपस में कौन बली होगा, पत्नी ज्यादा ताकत, मतलब का कहना पति मानेगा या पति का कहना पत्नी मानेगी, तो दोनों के चार्टों में क्या अंतर होगा, है ना। सर वो एक्स्ट्रा सब मैरिटल अफेयर भी पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी पढ़ेंगे, किसकी जरूरत हो सकती है, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब शादी के बाद। हाँ दे सकते हम चार्ट लेंगे, हमारे पास भी होगा और आप भी देना चाहे दे सकती है। कोई प्रिडिक्शन करना है, जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि एक्स्ट्रा है या नहीं है, तो वहां वही है 5 8 12, है ना। 5 8 5 8 बहुत ज्यादा आते हैं। शुक्र के साथ राहु का संबंध हो, सप्तम में राहु बैठा हो, पंचम में राहु बैठा हो, तो निश्चित रूप से उस तरफ ले जाते हैं, है ना। और कॉम्बिनेशन भी उस तरह से बनने लगे तो ले जाएंगे। दूसरा राहु की दशा चल रही हो, राहु जो है प्रेम की तरफ ले जाता है ना। और राहु जो प्रेजेंट दशा चल रही है उसका नक्षत्र स्वामी राहु हो, ठीक है, तो वो प्रेम की तरफ खींचता है ना। और अंतर दशा में कहीं राहु आ जाए तो राहु कहीं ना कहीं संबंध बनाता है प्रेम के कारण, प्रेम के होने में कारण बनता है, कहीं कारक बनता है। तो एक एक पॉइंट को हम लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। कुछ हमारे पास है तो हम 13 तारीख को लिखवा देंगे या 14 को दिन में दे देंगे, और या बीच में दे देते हैं कल परसों में ना। और आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा ताकि कुछ बाकी ना रह जाए। तो जो भी नोट करना होगा पहले नोट कर लेंगे, तो बाद में सिर्फ 1 आध महीने
रोज 1-2 चार्ट हम देखेंगे और 1 महीने में क्लियर हो जाएगा मैरिज और लव मैरिज, तलाक और एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल अफेयर आपने पूछा और एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर और पति पत्नी में कौन, जिससे कहते हैं कौन किसका कहना मानेगा, है ना, कौन बली होगा घर में, किसकी चलेगी घर में, वो हम कैसे देखेंगे, है ना, वो चार्ट देख सकते हैं। और कुछ आप लोगों के दिमाग में आए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं आप लोगों के पास, है ना, वो बताइएगा तो हम कैसे देखते हैं वो बता देंगे। अभी अभी जो हमारे दिमाग में बताती है आप लोगों को, जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी सामने। सर इसमें एक चीज ये भी पता लग सकती है, जैसे किसी की कुंडली ना हो, उसका भी पता लग सकता है क्या? जैसे मान लो पति की कुंडली नहीं है और पत्नी की है, या पत्नी की नहीं है पति की है, इस तरह से पता लग सकता है क्या? बिल्कुल मीना जी, क्यों नहीं पता चलेगा। 2 चीजें होती है, क्या जी कि हमें पति की कुंडली है पत्नी की नहीं है, तो पति की कुंडली से सप्तम को मान लीजिए हमने ये चार्ट लिया था इंद्र जी का, ठीक है जी सप्तम में कौन सा प्लेनेट आया था, चंद्रमा आया था, ठीक है, और शनि आया था यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन में, यूटिलिटी में, हाउस रोटेट करते हैं। किस भाव से रोटेट करेंगे, सप्तम भाव से, ठीक है। ये सुविधा आपको एस्ट्रोसेज में नहीं मिलेगा, ये लग्न ये सॉफ्टवेयर में ही होता है। ये थोड़ी सी समस्या है एस्ट्रोसेज के साथ। लग्न में क्या आ गया, शनि आ गया, शनि की राशि आ गई, मकर राशि आ गई। सप्तम में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखिए, 7 12 8 यहाँ पे है, 7 8 12 आ गया, है ना। चंद्रमा क्या है, सप्तमेश है। चंद्रमा में 7 8 12 और यहाँ पे 6 10। इसको बंद करते हैं, दोबारा खोलते हैं। हाँ ठीक है, तो 7 8 12 पूरी तरह से आ गया। तो और इनके साथ इनके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं थी, जो हमें पत्नी के चार्ट से दिखा, पत्नी भाव को हम घुमा देते हैं, पति के चार्ट से घुमा देते हैं, तो हमें वही चीजें 7 8 12 वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कलह इत्यादि यहाँ भी देखने को मिल रहा। और आचार्य जी बहुत लेट कर दिए। और क्या था, यहाँ पे शुक्र क्या कहता है, शुक्र कहता है 5 10 11 5 10 11 3 4 12। यहाँ पे कोई समस्या नहीं दिख रही है ना, केवल। और शनि सप्तम में बैठा है, शनि में हमें 6 10 1 6 10 8 12, तो ये पूरी तरह से निगेटिव है। सप्तम में बैठा शनि पूरी तरह से निगेटिव है। तो इनके चार्ट से भी ये दिख रहा है, ये खराब है, एक वीनस ठीक ठाक है और चंद्रमा भी खराब है। तो 3 प्लेनेट में से 2 प्लेनेट खराब है, तो वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं कहा सकता। तो इनका भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था, और दोनों का खराब था जब एक का खराब था। तो प्रश्न आते हैं कि क्या मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या मेरे मिलने वाला पति कैसा रहेगा। तो हम किसी के भी चार्ट से देख सकते हैं, और कुछ भी ना हो, है ना। हम मान लेते हैं हमारे पास चार्ट नहीं है, कोई चार्ट किसी के पास नहीं है, तो सिर्फ एक प्रश्न लेना है, ठीक है, एक प्रश्न लेना है, इससे ज्यादा नहीं। तो प्रश्न कुंडली का वो पार्ट है। और हम यहाँ चार्ट लेते हैं, क्रिएट चार्ट करेंगे, होरारी चार्ट प्रश्न कुंडली कहते हैं, यहाँ पे दबाएंगे बटन। और ये 9 अप्रैल आज का प्रश्न है, टाइम 9:39 है। कोई प्रश्न इसमें पूछता है, ओके करेंगे, उनसे कहेंगे 1 से लेकर 249 के बीच में कोई संख्या बता दे। मान लीजिए उन्हें 26 नंबर बताया, 26 नंबर दबाया, ओके किया, और कुंडली तैयार हो गई, ठीक है। और फिर इसी समय प्रेडिक्शन कर देंगे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि शादी के बाद से मैं खुश रहूंगी या नहीं, तो क्या देखेंगे, हम इसी कुंडली से देख लेंगे लगन, मतलब आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब लग्नेश क्या बताता है। लग्नेश अगर अच्छा होगा, मतलब मंगल अच्छा होगा, तो शादी के बाद से खुशी मिलेगी। लग्नेश मंगल बता रहा है, यहाँ पे 1 6 7 2 3 4, यहाँ पे 1 6 8 12 कहीं नहीं है, तो बहुत ज्यादा ना खुशी है ना प्रेम है, मतलब बहुत ज्यादा ठीक है, काम चलाऊ है।
प्रेम का भाव यहाँ पे एक्टिव नहीं है, 5 एक्टिव नहीं है, 11 एक्टिव नहीं है, लेकिन 6 के साथ 8 12 भी नहीं है। पति से थोड़ी बहुत दूरी रह सकती है किसी न किसी कारण से, है ना। और पति कैसे होंगे, अब ये पूछे कि भाई पति कैसे होंगे ना, तो इन्हीं के चार्ट से हम सप्तमेश को देख लेंगे। सप्तमेश एक तो बीनस यहाँ पे 5 8 9 3 4 5, तो यहाँ कोई 5 11 नहीं है, कोई 9 11 नहीं है, तो पति भी बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना, नॉर्मल होगा। हाँ, क्योंकि 2 5 नहीं, 1 5 9 11 या 1 2 5 9 11 ये नंबर का कॉम्बिनेशन बन जाए, 5 11 9 11 2 11, तो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है। बाकी 5 12 बने तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, या 5 8 12 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना, मतलब प्रेम आपस में नहीं होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सप्तमेश यहाँ पर शुक्र है, तो शुक्र बता ही दिया, यहाँ पे शुक्र अच्छा ही नहीं है, तो शुक्र अच्छा नहीं है तो सब कुछ अच्छा नहीं है, तो बहुत अच्छा मैरिज लाइफ नहीं होगी, ठीक है। तो हम प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं। प्रश्न कुंडली से पूछे भाई हमारे हस्बैंड क्या कर रहे होंगे, क्या जॉब करेंगे, किस एरिया में जॉब करेंगे ना, तो भाव को घुमा करके हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। सर प्रश्न कुंडली से हमेशा सिर्फ एक क्वेश्चन का ही जवाब मिलेगा, मतलब और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? नहीं, उससे उस चीज से रिलेटेड, मतलब मैरिज के बारे में सपोज पूछा। किसी के पास चार्ट नहीं है, जैसे मेरे नोन है हस्बैंड वाइफ दोनों के पास चार्ट नहीं है, सपोज उनको अपने बारे में जानना है, तो हम होरारी लगा के प्रश्न कुंडली बना के उनके सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, मतलब एक का ही देंगे क्या? आप समझिए ना कि आपके पास एक शस्त्र है, ठीक है, जिसका आप लाभ लेकर के हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि हमने देखा यार अच्छा नहीं लग रहा। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, अपने बारे में हमेशा अच्छा सुनना चाहता है, ये तो अच्छा नहीं आया, फिर 2 घंटे बाद फिर यार कहीं गलती हो गई, दोबारा लगाते हैं, फिर लगाया, फिर थोड़ा अच्छा आया, यार ऐसा कैसे हो सकता, पहली बार अच्छा दूसरी बार बुरा, ऐसे कैसे हो सकता, फिर तीसरी बार फिर गलत आ गया। तो दिन भर में ही करते हैं, तो गलत क्या सही क्या, इसमें कंफ्यूजन होगा। और पाया गया कि जो पहली बार प्रश्न कुंडली बनाया हमने, जो नंबर हमारे दिमाग में आया वो हुई सर जो नहीं, वही जैसे अभी जैसे हम अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं और हमारे साथ वो बैठे हैं, जातक हमारे बैठे हैं और हमने एक प्रश्न कुंडली बनाना, तो उसी वक्त के उसी टाइम पे जो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके जवाब दे रहे हैं और उसी को फॉलो करा जाए, मतलब बार बार चेंज ना करें, तो वो प्रेडिक्शन सही रहती है ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, एक प्रश्न या 2 प्रश्न का जवाब हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 मैक्सिमम 2। और आपसे लोग 1 या 2 प्रश्न का उत्तर ही जानने आते हैं, कोई पूरी कुंडली नियम मतलब बना के रखिए कि हम 1 प्रश्न का ही जवाब देंगे प्रश्न कुंडली से, तो वो आप काफी सक्सेस रहेंगी। और इसमें टाइम वगैरह सब निकल जाता है सर, कि जैसे किसी ने पूछा कि मेरा ये काम कब होगा, कोई पूछे या मेरा मैरिज कब, मैं पूछे कोई मेरा मैरिज कब होगा, मैरिज तो कब होगा। हाँ वो जी। सेम चीज, सिस्टम वही है, दशांतर दशा प्रत्यंत दशा में जो निकले वो बता दीजिए। बाकी रूलिंग प्लेनेट वाला सिस्टम हम समझा देंगे, थोड़ा सा ना आप इस नजरें जब बिगड़ने लगेंगी, एक पद्धति को समझ लीजिए, फिर रूलिंग प्लेनेट वाले पद्धति को हम 1 2 बार बता देंगे, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में आ जाता है, ठीक है। रूलिंग प्लेनेट क्या होता है पता है आप लोगों को, जिन्होंने केपी पढ़ा उन्हें पता होगा कि लग्न का स्वामी, ठीक है, लग्न किस नक्षत्र में है उसका स्वामी, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किस राशि में उसका स्वामी, और डे राशि, 5 रूलिंग प्लेनेट होते हैं। उनमें कोई वक्री होता है तो उसको छोड़ देते हैं, साथ में राहु बैठा है तो राहु को ले लेते हैं, है ना, वो रूलिंग प्लेनेट हो जाते हैं। और वो हमारी जो दशा है उसमें रूलिंग प्लेनेट में कोई है उसी दशा में शादी हो जाएगी, अंतरदशा में कोई है तो उस अंतरदशा में हो जाएगी, और रूलिंग प्लेनेट कोई प्रत्येक दशा में जो आएगा उसमें शादी हो जाएगी। तो तीनों जहाँ पे मैच करेंगे वहां पर काम हो जाएगा। तो वहां पर हम दशा नहीं देखते, वहां पर हम गोचर नहीं देखते, ठीक है। हम रूलिंग प्लेनेट की सहायता जब सीखेंगे तो गोचर नहीं देखेंगे, हम इसी से प्रिडिक्शन कर देंगे। लेकिन चमत्कारिक तरीके से आप पाएंगे गोचर उसी समय लग जाता है ना। लेकिन कोशिश कीजिए पहली बार जो कुंडली देखा गया दोबारा उसे ना देखा जाए, क्योंकि उसका जवाब पहली बार में मिल जाता, बार बार हम प्रश्न पूछेंगे तो दिक्कत आती है, ठीक है, कंफ्यूजन होता है। हर चीज का जवाब प्रश्न कुंडली से मिल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। और कुछ, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना रहने दें, मिलते हैं बुधवार को। शुभ रात्रि।
थैंक बाकी यू धीरे सर। धीरे थैंक यू सर। बाकी कोई भी जवाब जो भी आप लोगों को मन में प्रश्न है धीरे धीरे आएंगे और उसका उत्तर भी धीरे धीरे मिलने लगेगा। जब थोड़ा सा आप लोग फिर आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मैं इतना बता दूंगा ना आप लोग 1 महीने में, कि आप लोग फिर मुझसे नहीं पूछेंगे, आप लोग दूसरों को बताएंगे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।